तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल पांवटा साहिब से बड़ी खबर। पांवटा साहिब में भारी भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे के पास कफोटा के पास भूस्खलन, और भूस्खलन से जगह जगह आवाजाही बंद हो गई है। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी है, तो जगह जगह भूस्खलन हुआ है। पांवटा साहिब की ये तस्वीरें देखिए। पांवटा साहिब में भूस्खलन की वजह से रोड जाम हो गए हैं, आवाजाही ठप हो गई है। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रॉबिन, पांवटा साहिब में भूस्खलन हुआ है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बताना चाहूंगा कि बीती रात से यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते जो नेशनल हाईवे 07 है उसमें जगह जगह भारी भूस्खलन हो गया था। भले ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की जो टीम है, भूस्खलन जहां पर हुआ था मशीनें भेजकर रोड को खुलवाया जा रहा, लेकिन जो सबसे ज्यादा भूस्खलन पहुंचा वो कफोटा के समीप हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग गई थी। लोगों का कहना है कि विभागों को हमेशा पहले ही तो तेज रहना, ताकि लोगों को जो आवाजाही में परेशानी ना हो। जी रॉबिन, क्या इस लैंडस्लाइड से किसी तरह की चोट किसी को आई है या कोई जानमाल का नुकसान? जी बताना चाहूंगा कि जब ये लैंडस्लाइड हुआ है, ये रात को ही 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन उस दौरान वहां पर कोई वाहन नहीं थे। लेकिन जैसे ही भूस्खलन उसके कुछ समय बाद वाहन वहां पर पहुंच गए थे। कुछ एक जो वहां पर लोग थे उनका कहना है कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी रॉबिन, फिलहाल मलबा हटाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा ये जो विभाग को सूचना दी गई थी, उनका कहना है कि आधे घंटे के बाद सड़क को खोल दिया जाएगा। मौके पर मशीनें भेज दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल नेशनल हाईवे कफोटा के पास भूस्खलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रात के लगभग 2 बजे के आसपास लैंडस्लाइड हुआ और भूस्खलन से जगह जगह आवाजाही बंद हो गई है, वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि विभाग की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल मशीनें यहां पर मलबा हटाने के लिए भेज दी गई है और आधे घंटे में मलबा हटा लिया जाएगा और आवाजाही को बहाल कर दिया जाएगा। बीती रात की झमाझम बारिश ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है, ग्रामीण सड़कों को बाधित कर दिया है। तो नेशनल हाईवे सड़कों पर भारी भूस्खलन के चलते दोनों तरफ सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लग गई है। आपको बता दें कि पांवटा साहिब से नेशनल हाईवे गुम्मा तक सड़कों पर जगह जगह भारी भूस्खलन से लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से सड़कों को खोला जाए, ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिल सके। जनता टीवी, रॉबिन शर्मा, पांवटा साहिब। तो एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के ऊना से। चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते श्रद्धालु नजर आए। दरअसल हजारों की तादाद में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। 70 दिन से श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर बंद था। चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। आपको बता दें कि 70 दिनों से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया था। कोरोना को देखते हुए इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया था, लेकिन जैसे ही इस मंदिर को खोला गया तो यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरती। बहुत से लोग बिना मास्क के नजर आए। तो चिंतपूर्णी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। 70 दिनों से यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया था। हजारों की तादाद में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों की गाइडलाइंस का पालन होता नहीं दिख रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर हिमाचल में कोरोना की स्थिति से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है। कोरोना संक्रमण का खतरा प्रदेश में बरकरार है। हिमाचल में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है। कोरोना के कुल मामले 2,03,573 हो गए हैं। हिमाचल की अगर बात की जाए तो फिलहाल 1212 कोरोना के केस एक्टिव हैं प्रदेश में। एक 1,98,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। 3,475 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। तो कोरोना संक्रमण का खतरा प्रदेश में बरकरार है। आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कोरोना के कुल मामले 2,03,573 अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमेमें से अगर बात की जाए तो फिलहाल एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो 1212 केस अभी एक्टिव है प्रदेश में। इसके अलावा 1,98,864 लोगों ने कोरोना को मात दी है, यानी कि कोरोना को मात देकर
1,98,000 से ज्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। 3,475 लोगों ने अपनी जान कोरोना के चलते प्रदेश में गंवाई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 महीनों के अंदर 4 बड़े नेताओं का निधन हुआ है। जी हां, इन 5 महीनों में सियासत के 5 बड़े नेता इस संसार को छोड़कर चले गए। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि उन 4 नेताओं के सियासी सफर के बारे में। पिछले 5 महीनों में हिमाचल प्रदेश को बड़ा सियासी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि प्रदेश में पिछले 5 महीनों में 4 बड़े नेताओं का निधन हो गया। सियासत से 4 बड़े नेता इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। हिमाचल ने पिछले 5 महीनों में जिन 4 बड़े नेताओं को खोया है, उनमें फतेहपुर से सुजान सिंह पठानिया, मंडी से लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा, जुब्बल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा और रामपुर से वीरभद्र सिंह की मौत के कारण पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। चलिए सबसे पहले आपको इन 4 नेताओं के सियासी सफर की जानकारी विस्तार से देते हैं। सुजान सिंह पठानिया, जन्म 22 सितंबर 1943 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया था। बीए करने के बाद प्रदेश वन विभाग में रेंज अफसर वो चयनित हुए थे। 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर ज्वाली से विधायक बने। 1980 में कांग्रेस में शामिल हुए और दूसरी बार 1990 में विधानसभा भी पहुंचे। 1993 में तीसरी बार विधायक बनने पर उनको कृषि मंत्री भी बनाया गया था। साल 2003 में चौथी बार विधायक चुने गए और परिवहन मंत्री भी बने। साल 2009 के उपचुनाव में 5वीं बार विधानसभा पहुंचे। साल 2012 और 17 का चुनाव जीतकर हैट्रिक बनाई। 7 बार फतेहपुर का विधायक बनने का रिकॉर्ड भी इनके नाम रहा। साल 2012 से लेकर 17 के दौरान उनको ऊर्जा मंत्री भी बनाया गया। रामस्वरूप शर्मा का जन्म 10 जून 1958 को हुआ था। मंडी जिले के जोगिंदरनगर के वो राजनेता थे। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया। रामस्वरूप शर्मा आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे। बीजेपी टिकट से साल 2014 में मंडी लोकसभा सीट उन्होंने जीती। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को 39,796 वोटों के मार्जिन से उन्होंने हराया था। साल 2019 में एक बार फिर से मंडी से लोकसभा सांसद चुने गए थे रामस्वरूप शर्मा। नरेंद्र बरागटा का जन्म 15 सितंबर 1952 को कोटखाई के टहटोली गांव में हुआ था। 1969 में डीएवी स्कूल शिमला में वो छात्र संसद के महासचिव बने। 1978 से लेकर 1982 तक वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 1983 से लेकर 1988 तक जिला शिमला बीजेपी के महामंत्री भी बने। 1993 से लेकर 1998 तक बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। 1998 में शिमला विधानसभा क्षेत्र से पहली बार वो विधायक बने। बीजेपी नेतृत्व की सरकार में उनको बागवानी राज्य मंत्री भी बनाया गया था। साल 2007 से लेकर साल 2007 और साल 2017 में फिर विधानसभा चुनाव में जीते मुख्य सचेतक के तौर पर भी उन्होंने काम किया। 68 साल के बरागटा का चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज के दौरान निधन हुआ। देश में पहली बार हिमाचल के लिए एंटी हेल गन लाने वाले भी बरागटा ही पहले ऐसे विधायक थे। जुब्बल कोटखाई में 60 साल पुराने कांग्रेस के गढ़ में जीत दर्ज कर उन्होंने इतिहास भी रचा था। वीरभद्र सिंह का सियासी सफर 23 जून 1934 को शिमला में उनका जन्म हुआ था। 1962 में पहली बार मंडी के महासू से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता। 1967 में भी महासू से दूसरी बार सांसद चुने गए। 1971 में मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में जीत हासिल की।
1977 में जनता पार्टी के गंगा सिंह ठाकुर से उनको हार मिली थी। 1980 में हार का बदला लेकर फिर लोकसभा में पहुंचे। पहली बार 1983 में हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह। साल 2007 में प्रदेश की सत्ता से बाहर होने पर फिर मंडी से चुनाव लड़ा। मंडी से चुनाव जीतकर 5वीं बार लोकसभा में भी पहुंचे वीरभद्र सिंह। केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह को केंद्र में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। 1976 में नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे वीरभद्र सिंह। 1982 में केंद्र में उद्योग राज्य मंत्री बने थे। मनमोहन सरकार में मई 2009 को उनको इस्पात मंत्री भी बनाया गया था। 2012 में केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया था। कांग्रेस ने 2012 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिमाचल में वापसी कर ली थी। वीरभद्र सिंह 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो प्रदेश में 4 बड़े नेताओं के जाने से हिमाचल की सियासत को बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अब हिमाचल में 3 नहीं बल्कि 4 हलकों में उपचुनाव होंगे, जिनमें से 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा क्षेत्र शामिल है। आपको बता दें कि अब राज्य के 4 हलकों में उपचुनाव होने हैं और साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के लिए ये सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखना ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अब इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा और जनता आने वाले समय में किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना की रफ्तार पर कुछ ब्रेक क्या लगा, पहाड़ों पर घूमने आने वालों का तांता लग गया, जिसके चलते पहाड़ों पर कई बार कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। हालांकि केंद्र सरकार के जारी कोरोना अलर्ट के बाद अब इसका असर भी दिखने लगा। देश कोरोना के साए से उबरा भी नहीं था कि कुछ तस्वीरों ने एक बार फिर इस खतरे के लौटने के संकेत देने शुरू कर दिए। ये तस्वीरें थी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों से जुड़ी हुई, जहां पहुंचे सैलानियों की भीड़ ने एक बार फिर ये बता दिया था कि मास्क तो छोड़िए, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी जिक्र दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। वहीं राज्य में कोरोना बंदिशों के हटने के बाद जो आलम हुआ वो कुछ यूं हुआ कि क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर शिमला हो या मनाली, कुल्लू हो या धर्मशाला, जहां देखो जिधर देखो पैर रखने तक की जगह नहीं दिख रही थी। हालांकि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद केंद्र सरकार ने भी कोरोना अलर्ट जारी किया, जिसका असर काम कर गया, जिसके चलते अब मनाली में 60 तो शिमला में 10% पर्यटक घट गए हैं। वहीं इस वीकेंड मैदानी राज्यों की गर्मी से राहत पाने कम संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। कोरोना की बंदिशों में छूट के बाद वीकेंड पर पर्यटन स्थलों के होटलों में ऑक्यूपेंसी रही फुल। शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला और कसौली सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचे पर्यटक। सोशल मीडिया पर मनाली और शिमला में पर्यटकों की भीड़ की फोटो हुई वायरल। केंद्र सरकार ने जारी किया कोरोना अलर्ट, पर्यटन पर पड़ रहा असर। मनाली के होटलों में ऑक्यूपेंसी घटकर 40 तो शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी 90% तक रही। वहीं हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। डीजीपी संजय कुंडू ने 7 बटालियन से अतिरिक्त फोर्स जिलों को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि शिमला की बात की जाए तो शिमला में शिमला स्मार्ट पुलिस द्वारा मास्क न पहनने पर 2 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शिमला घूमने आए सैलानियों को मास्क वितरण किए जा रहे हैं। हालांकि देखा ये भी जा रहा है कि पुलिस के टोकने पर सैलानी मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की सलाह के बाद जाते ही मास्क न पहनने की बात दोहराई जा रही है। वहीं कई लोग तो मास्क पहनना अपनी शान के खिलाफ भी समझ रहे हैं। हालांकि लोगों को ये भी समझने की बहुत जरूरत है कि अगर एक बार फिर ऐसे ही कोताही बरती गई तो नतीजा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आप भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने आ रहे हैं तो कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।
उधर कोरोना मामलों में आई कमी और राज्य में कोरोना नियमों में दी गई छूट के बाद एक तरफ जहां काफी संख्या में पर्यटकों के पहाड़ों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटक कोरोना नियमों के बीच जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने इस वीकेंड पर पर्यटकों के चालान न कर उन्हें जागरूक करने की मुहिम शुरू की। शिमला पुलिस की ओर से पर्यटकों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिमला पुलिस के एसपी मोहित चावला ने इस मुहिम की शुरुआत की। वहीं पुलिस का अभियान देख केमिस्ट एसोसिएशन ने भी पुलिस को मास्क दिए ताकि वो बाहर से आने वाले पर्यटकों को बांट दें। सैटरडे संडे है, शिमला में टूरिस्ट फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हम टाइम टू टाइम लोगों को गाइड कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हमारा टूरिस्ट आ रहा है उन तक हमारी कम्युनिकेशंस हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि रोज़ नया टूरिस्ट आता है, जो पुराना होता है वो निकल जाता है। इसलिए आज हमने एक बड़े पैमाने पर ड्राइव चलाया हुआ है शिमला में कि हम लोगों को अवेयर करें, टूरिस्ट को अवेयर करें, ताकि वो भी जैसे घूमने आए हैं तो वो अपने आप को वैसा ना फील करें कि प्रशासन उनके खिलाफ खड़ा है। प्रशासन उनको कोऑपरेट करने के लिए खड़ा है, परंतु सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइंस हैं, हम टूरिस्टों से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कोविड अभी भी गया नहीं है। कोविड किसी न किसी दायरे में अपने वेरिएंट बदल रहा है, तो अपने आप प्रिकॉशंस लें जो सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो मास्क पहने, पूरे नियमों का पालन करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम हमेशा हेल्प करेंगे कि वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें मास्क, सो दैट वो एजुकेट कर सकें, आगे दे के कंपलसरी हो हर टूरिस्ट को, लोकल को भी, कि वो मास्क पहने। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर दरअसल इस वक्त रामपुर से है। भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 5 को बंद किया गया है। नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। शिमला के झाकड़ी के पास बरौनी खड्ड में बाढ़ आ गई है। तो भारी बारिश के चलते रामपुर में बाढ़ आई है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव सबसे पहले जनता टीवी पर आप देख पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। शिमला के झाकड़ी के पास बरौनी खंड में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नेशनल हाईवे प्राधिकरण मार्ग खोलने में फिलहाल जुटा हुआ है। पानी निकालने की कोशिश लगातार की जा रही। विशेषज्ञ ने ये हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विशेषज्ञ, बरौनी खड्ड के पास फिलहाल बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। विभाग की तरफ से रास्ता खोलने के लिए कोशिश की जा रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी, कल रात भारी बारिश के कारण झाकड़ी, शिमला जिला के झाकड़ी के समीप बरौनी खड्ड है, उसका पानी भी बढ़ गया और साथ में काफी मलबा आया, जिससे नेशनल हाईवे अवरुद्ध हो गया है। नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा भी कट चुका है और नेशनल हाईवे प्राधिकरण की ओर से मार्ग खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी कर दिया गया है। दोनों ओर से मशीनरी को लगा दिया गया है। फिलहाल जो वाहन, जरूरी वाहन है, वो उनको बाईपास झाकड़ी, जगात खाना, बजीर बावड़ी मार्ग से गुजारा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ये मार्ग खुल जाएगा। और अभी फिलहाल मौसम साफ हो गया, तो इससे काम करने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। चलिए, सुबह बारिश के कारण काम करने में कुछ परेशानियां थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशेषज्ञ इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी।